Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are at this time going to read 5th chapter of History Class 10. The heading of the chapter is The Print Culture and the Modern World. And it's the third and last class of this chapter. इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, 2 वीडियोज इसी चैनल पर रिलायबल एनालिसिस पर रिलीज हो चुका है इस चैप्टर का, और ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। पूरे चैप्टर को माइन्यूटली स्टडी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले के 2 वीडियो को भी देखिए। टुडे वी हैव टू रीड न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी प्रिंट रिवॉल्यूशन जब हुआ तो बुक्स बिकेम अवेलेबल टू पीपल। लोग स्टडी करना शुरू किए बुक्स, खास करके इंटरटेनमेंट बुक्स इत्यादि का डिमांड हो गया, और इसका नतीजा हुआ कि न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन मार्केट में आने लगे। प्रिंटिंग ने लोगों के बीच एक भूख, एक एपेटाइट पैदा कर दिया फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा था, लोग तरह तरह की किताबों को चाहते थे। लोग अपने जीवन से संबंधित, अपने एक्सपीरियंस से संबंधित, अपने इमोशंस यानी फीलिंग से संबंधित और रिलेशनशिप से संबंधित बातों को रिफ्लेक्ट करने वाले बुक्स पढ़ना चाहते थे। लोग अपने अपने ढंग का, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के बुक्स पढ़ना चाहते थे। लोगों का अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा था, लोगों की बुक्स के प्रति इच्छाएं बढ़ती चली जा रही थी। नॉवल खास करके काफी लोकप्रिय था। लोग नॉवल पढ़ने को एक एंटरटेनमेंट का सोर्स और एक फैशन का सोर्स माना जाता था। नॉवल को, नॉवल एक शान और शौकत की चीज मानी जाती थी। तो नॉवल का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ था, और इसी उद्देश्य से, इसी मकसद को पूरा करने के लिए नॉवल की रचना की जाने लगी थी यूरोप में, ताकि लोग अपने अलग अलग टाइप के बुक्स को पढ़ सकें। और शीघ्री इंडियन फॉर्म्स में भी डिफरेंट टाइप्स के नॉवेल्स लिखे जाने लगे। डिफरेंट स्टाइल्स के नॉवेल्स इत्यादि की रचना इंडिया में भी शुरू हो गई, और इस तरह से रीडर्स के लिए आपको एक न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओपन हुआ, यानी डाइवर्स पीपल के लिए डाइवर्स टाइप के लिटरेचर अब पब्लिश होने लगे। अलग अलग प्रकार के प्रिंटिंग, अलग अलग प्रकार के बुक्स की रचना होने लगी, क्योंकि सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेज के लोग डिफरेंट टाइप्स के बुक्स चाहते थे, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के बुक्स का पब्लिकेशन भी शुरू हो गया। तो नॉवल इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख था, सबसे पॉपुलर था। यूरोप में प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स की रचना की जाने लगी। प्रेमचंद एक महान नॉवेलिस्ट थे, आप लोग को जानकारी है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, 2 गज जमीन का टुकड़ा, कई नॉवेल्स काफी ख्याति प्राप्त किया। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, और इसके अंतर्गत है लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे डिफरेंट पॉलिटिकल मैटर के ऊपर,
डिफरेंट सोशल मैटर के ऊपर, डिफरेंट पॉलिटिकल और सोशल मैटर के ऊपर ऐसे लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे जाने लगी, कविताएं लिखी जाने लगी और डिफरेंट तौर तरीके से लिखे जाने लगी, जिसके माध्यम से ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर जोर डाला गया है, ह्यूमन लाइफ्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल रूल्स दैट शेप्ड सच थिंग्स, तो पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, कविताएं इत्यादि की रचना होने लगी और इस तरह से पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में लोगों को ऐसे बुक्स पढ़ करके जानकारी मिलती थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक नए टाइप का अ न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग प्लेस। तो विद द सेटिंग अप ऑफ increasing number of printing presses by the end of 19th century, a lot of printing presses were established even in India as well, और इस कारण से विजुअल इमेजेस could be easily reproduced। तो विजुअल इमेजेस और मल्टी कलर्ड इमेजेस रिप्रोड्यूस किए जाने लगे, उसकी कॉपियां, कई कॉपीज बनने लगी। इस समय कई पेंटर भी हुए, जैसे राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा एक प्रख्यात पेंटर थे और उन्होंने लोगों की पेंटिंग की अभिलाषा को पूरा करने के लिए ऐसे पेंटिंग किए जिसको कि आम लोग देखना चाहते थे, और इस प्रकार से राजा रवि वर्मा एक प्रख्यात पेंटर हुए। पुअर वुड इनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक्स सेट अप शॉप नियर लेटर प्रेसेज एंड वेयर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। सस्ते सस्ते, जब चूंकि प्रिंटिंग प्रेस काफी तादाद में इस्टेब्लिश होने लगे, तो कैलेंडर और सस्ते बुक्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने लगे और इस तरह से कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स एंड प्लेसेज ऑफ वर्क। लोग कैलेंडर जब छपने लगे तो कैलेंडर के प्रिंटिंग के बाद लोग कैलेंडर खरीदते थे और अपने दीवार को में कैलेंडर को लगाते थे, और इस तरह से दीवार को सजाने का एक मेथड बन गया कैलेंडर। अब वो पैटर्न बदल चुका है, आप कोई दीवार को नहीं कैलेंडर से सजाना चाहते हैं। अब आपको अक्सर कैलेंडर वगैरह नहीं दिखाई देता है दीवार में, क्योंकि वो प्रचलन खत्म हो चुका है। लेकिन आज से पहले एक ऐसा प्रचलन था कि लोग दीवारों के ऊपर चारों तरफ कांटी ठोक करके और कैलेंडर लटकाते थे। इसको खूबसूरती समझा जाता था। These prints begin shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, society and culture। तो इस प्रकार से कैलेंडर के प्रिंटिंग या अदर चीप प्रिंट्स इत्यादि के माध्यम से जो मार्केट में मिलते थे, उसके माध्यम से जो है पॉपुलर प्रिंटिंग किया जाने लगा। जो ट्रेडिशन से संबंधित होते थे, जो रिलीजन से संबंधित होते थे, जो सोशल इंटरेक्शन से संबंधित होते थे, जो सोसाइटी से संबंधित होते थे और जो हमारे कल्चर से संबंधित होते थे, ऐसी तमाम बातों के ऊपर कैलेंडर बनाए जाते थे, ऐसी तमाम बातों के ऊपर प्रिंट किए जाते थे।
1870 के आसपास सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर के ऊपर कैरिकेचर, कार्टून इत्यादि के माध्यम से भी प्रिंटिंग होने लगा। तो कैरिकेचर और कार्टून इत्यादि के माध्यम से सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा। Some caricatures ridiculed educated Indians' fascination with Western tastes and clothes. इस समय कैरिकेचर और कार्टून इत्यादि की सहायता से जो एजुकेटेड इंडियन थे, उनका जो वेस्टर्न कल्चर के प्रति प्रेम था, उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। While others expressed the fear of social change, there were imperial caricatures lampooning nationalist as well as नेशनलिस्ट कार्टून्स। तो नेशनल मूवमेंट से संबंधित भी कैरिकेचर, कार्टून इत्यादि बनाए जाने लगे, जिसमें कॉलोनियल रूल का कार्टून के माध्यम से विरोध किया जाता था। कार्टून के माध्यम से लोगों से कॉलोनियल रूल का विरोध करने की बात कही जाती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का खिलाफत कैरिकेचर और कार्टून के माध्यम से भी होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है वीमेन एंड प्रिंट। तो प्रिंट कल्चर का प्रभाव वीमेन के ऊपर भी काफी हुआ और वीमेन का लाइफ भी प्रभावित हुआ प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण। लाइफ एंड फीलिंग्स ऑफ वीमेन बिगैन टू बी रिटन in particularly vivid, intense ways. Women's reading therefore increased enormously in middle class homes. तो चूंकि वीमेन काफी अधिक आकर्षित होती थी इस प्रकार के प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ने के लिए, और इस कारण से वीमेन के लाइफ से संबंधित बुक्स का प्रिंटिंग होने लगा। तो लिबरल हस्बैंड्स, फादर्स began educating their women folk at home. तो नारियां इस समय पढ़ने का प्रयास कर रही थी, साक्षर होने का, लिटरेट होने का प्रयास कर रही थी, और इस समय जो हस्बैंड थे या परिवार के लोग घरों में ही लड़कियों की और औरतों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। जो लिबरल हस्बैंड थे और लिबरल फादर्स थे, वे घरों में ही अपनी वाइफ को, बेटी को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक कि कुछ लोग स्कूलों में भी भेज रहे थे बेटियों को। तो when women schools were set up in the cities and towns after the mid-19th century, तो कई लोग लड़कियों को विमेन स्कूल में यानी गर्ल्स स्कूल में भी भेजने लगे। गर्ल्स स्कूल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850 ईस्वी के बाद विमेन स्कूल भारत में स्टैब्लिश होने लगा, और ये विमेन स्कूल में कई परिवारों की लड़कियां नाम लिखाने लगी पढ़ने के लिए। यानी प्रिंट रिवॉल्यूशन का प्रभाव इतना अधिक था कि लड़कियां अब पढ़ना चाहती थी। पहले लड़कियों के पढ़ने को, अध्ययन करने को एक अभिशाप माना जाता था, पाप समझा जाता था कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती है। लेकिन प्रिंट रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप अब लड़कियां पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक कि कई लड़कियां पढ़ करके और औरतें पढ़ करके विद्वान भी हुई और जर्नल इत्यादि में भी लिखने लगी। तो मेनी जर्नल्स बिगैन कैरिंग राइटिंग्स बाय वीमेन एंड एक्सप्लेन्ड व्हाई वीमेन शुड बी एजुकेटेड। तो इस समय प्रिंट रिवॉल्यूशन के माध्यम से
फेमिनिस्ट मूवमेंट का प्रभाव, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बातों को उजागर किया जाता था। विमेन एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए, इन बातों के ऊपर प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती थी। लोगों में कॉन्शसनेस यानी जागरूकता उत्पन्न की जाती थी कि विमेन एजुकेशन आवश्यक है और विमेन को पढ़ाना सही काम है। साथ ही साथ दे ऑल्सो कैरीड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। तो इस तरह से लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में यानी 1850 ईस्वी के बाद विमेन के एजुकेशन के ऊपर काफी जोर दिया जाने लगा भारत में, और यह प्रिंट रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। जो स्कूल जा सकती थी लड़कियां स्कूल जाती थी, जो नहीं जा सकती थी घर में पढ़ती थी, अपने हस्बैंड से पढ़ती थी, अपने फादर से पढ़ती थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सभी फैमिली उतने ही लिबरल थे। जो कंजर्वेटिव थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, वो लड़कियों को पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ थे, और कंजर्वेटिव हिंदू पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे कि औरतों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और उनका सोचना था, जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उनका सोचना था कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो है वो विधवा हो जाएगी। जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उनका सोचना था कि लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगी तो जिस पुरुष से उसकी शादी होगी वो पुरुष मर जाएगा, यानी लड़की विधवा हो जाएगी। और मुस्लिम भी डरती थी, मुस्लिम लोग डरते थे काहे के लिए? पढ़ाई से, लड़कियों की पढ़ाई से। तो मुस्लिम्स feared that educated women would be corrupted by reading उर्दू रोमांसेस। उर्दू की किताबों में रोमांटिक मटेरियल्स भरे हुए थे, और मुस्लिम लोग सोचते थे कि अगर औरतें पढ़ेगी तो वो रोमांटिक मटेरियल इत्यादि को पढ़ेगी, और रोमांटिक सब्जेक्ट मैटर को पढ़ करके मुस्लिम लड़कियां करप्ट हो जाएगी। इसी कारण से मुस्लिम लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे। हिंदू लोग तो नहीं पढ़ाना चाहते थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे कि उनका सोचना था कि पढ़ लिख जाने के बाद उसका वो करप्ट हो जाएगी और उससे जो शादी करेगा लड़का वो मर जाएगा। मुस्लिम लोगों का दूसरा सोचना था कि अगर पढ़ लिख लड़की जाएगी तो तरह तरह का रोमांटिक चीज सुनेगी, सीखेगी, पढ़ेगी, और उसके बाद वो भाग जाएगी, गलत रास्ते पर चलेगी और करप्ट हो जाएगी। कभी कभी औरतों ने इस प्रकार के पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो पाबंदी थी उसका विद्रोह भी की, उसके खिलाफ किया। कई औरतों ने विद्रोह किया, कुछ औरतों ने तो घर के अंदर चुपके से पढ़ाई की, कुछ औरतों ने किचन में पढ़ाई की। We know the story of a girl in conservative Muslim family of North India who secretly learnt to read and write in Urdu. Her family wanted her to read only the Arabic Quran, which she did not understand. एक मुस्लिम फैमिली था जो एक लड़की को चाहते थे कि सिर्फ कुरान वगैरह पढ़े, और कुरान उसको अच्छा नहीं लगता था, वो पढ़ना चाहती थी तो वो अपने आप घर में चोरी चुपके पढ़ी। So she insisted on learning to read a language that was her own. उस लड़की का, मुस्लिम लड़की का कहना था कि वो अपने लैंग्वेज को पढ़ना चाहती है, कुरान को नहीं पढ़ना चाहती है, अरबिक लैंग्वेज को नहीं पढ़ना चाहती है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज इंडिया में प्रचलित नहीं है।
ईस्ट बंगाल में भी इन द अर्ली 19th सेंचुरी राज सुंदरी देवी, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. तो राज सुंदरी देवी नाम की एक यंग लेडी ने चुपचाप किचन में ही पढ़ाई करना सीखी। लोगों का पढ़ाई के प्रति इतना ज्यादा जो लगाव था, प्रेम था, उसका कारण था प्रिंट रिवॉल्यूशन। क्योंकि प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण कई प्रकार के बुक्स मार्केट में उपलब्ध थे और बुक पढ़ना एक फैशन बन चुका था, एक शौक बन चुका था, लोगों का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट का सोर्स था। तो ये राज सुंदरी देवी जो जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, तो उसने चुपचाप किचन में पढ़ना सीखा और उसके बाद सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन, जिसका पब्लिकेशन 1876 में हुआ। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाल लैंग्वेज। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी राज सुंदरी देवी ने लिखा और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि ये फुल लेंथ में लिखा गया ऑटोबायोग्राफी था, पूरा अपना आत्मकथा वो लिखी। अमर जीवन, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक ऑटोबायोग्राफी को लिखा। सोशल रिफॉर्मर्स के प्रयासों के कारण, जिसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर इत्यादि के प्रयासों के कारण और जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे उसके कारण से औरतों में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। तो नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन विमेन्स लाइफ्स एंड इमोशंस। इस काल की औरतें नॉवेल पढ़ना चाहती थी, किसी भी कीमत पर नॉवेल पढ़ना चाहती थी, क्योंकि नॉवेल इस काल में एक फैशन का चीज था, नॉवेल इंटरेस्ट का चीज था और लोग इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स नॉवेल को मानते थे, क्योंकि नॉवेल को एक बार कोई पढ़ना शुरू करते थे तो बिना खाए पिए रात रात भर पढ़ते रहते थे। There was also an interest in what women would have to say about their own lives. From 1860s, a few Bengali women like कैलाश बासिनी देवी, तो बंगाली वुमन थी कैलाश बासिनी देवी, इसने बुक लिखा हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन। विमेन के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने के लिए कैलाश बासिनी देवी ने बुक लिखा। यानी विमेन इस समय न सिर्फ स्टडी करना चाहती थी बल्कि कई विमेन ने बुक्स लिखना भी शुरू कर दिया था। कैलाश बासिनी देवी ने विमेन के एक्सपीरियंस का वर्णन किया, साथ ही साथ उसने ये भी लिखा कि औरतें घर के अंदर जेल में रहती है, कैद होकर के रहती है, औरतों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। कैप्टन इग्नोरेंस, forced to do hard domestic labor and treated unjustly by the very people they served. तो इस तरह से कैलाश बासिनी देवी
ने औरतों की पीड़ा का बखान किया। उसने बतलाया कि किस प्रकार से औरतों को घरों में एक जेल के रूप में कैद करके रखा जाता है, इग्नोरेंट बना करके रखा जाता है, इलिटरेट बना करके रखा जाता है, और घर का कठिन काम उससे करवाया जाता है, और उसके साथ अनजस्ट यानी अन्यायपूर्वक ट्रीटमेंट किया जाता है। जिन लोगों की सेवा करती है यानी फादर है, ब्रदर है, हस्बैंड है, जो भी, और वे लोग उसको, एक औरत को उसके बदले में क्या देते हैं, उसके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। ये सब औरतों की पीड़ा का बखान कैलाश वासिनी देवी ने अपने बुक में किया। 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई भी प्रमुख विमेन एक्टिविस्ट थी। तो रोट विथ पैशनेट एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन। तो पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी औरतों ने विमेन की समस्याओं, खास करके अपर कास्ट की विमेन की समस्याओं का उल्लेख किया। जो विमेन अपर कास्ट की है और वो विधवा हो जाती थी तो किसी सूरत में उसकी शादी नहीं हो सकती थी, और नहीं तो सती प्रथा के अंतर्गत उसको जल करके मरना रहता था। तो इस तरह से अपर कास्ट की विमेन की दुर्गति काफी अधिक थी। इसका जिक्र इन्होंने कैलाश वासिनी देवी ने किया कि किस प्रकार से अपर कास्ट के विमेन की स्थिति मिजरेबल है। A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women. विमेन के लिए पढ़ने का क्या मतलब था? Who were to directly confined by social regulations. यहां तक कि एक तमिल जो है नॉवल में लिखा गया कि विमेन के लिए पढ़ने का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसको घर में कैद करके रखा जाता है, सोशल रेगुलेशंस के बंधन में बांध करके रखा जाता है। फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। एक औरत के लिए बुक्स जो था वो एक मेन सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट था। जहां औरतों को घरों की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, वहीं औरतों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल महरूम करके रखा जाता था। लेकिन बुक्स औरतों को बाहर की दुनिया की पर्याप्त जानकारी देने का कार्य करते थे, और इस कारण से बुक्स जो है औरतों के लाइफ में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर भी डेवलप हो चुका था, और हिंदी प्रिंटिंग भी इस समय हो रहा था 1870s में या इसके बाद, और soon a large segment of it was devoted to education of women. प्रिंट कल्चर के माध्यम से, प्रिंट रिवॉल्यूशन के माध्यम से, यानी बुक्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल इत्यादि के माध्यम से वीमेन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाने लगा। किसी भी सोसाइटी का 50% पॉपुलेशन वीमेन का होता है, और इसलिए वीमेन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाने लगा। जर्नल्स written for sometimes edited by women became extremely popular. तो विमेन न सिर्फ पढ़ती थी बल्कि कई मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स इत्यादि को लिखती हुई थी, आर्टिकल भी लिखती थी इसके लिए,
और एडिट भी करती थी। दे डिस्कस्ड इश्यूज लाइक विमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। प्रिंट के माध्यम से विमेन, इस समय विमेन से रिलेटेड इश्यूज के साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट की भी चर्चा करती थी। विमेन एजुकेशन प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था, विमेन एजुकेशन। और विडोहुड यानी विधवाओं की स्थिति, विधवाओं की समस्याओं का जिक्र और उनकी समस्याओं का समाधान, और साथ ही साथ विडो रीमैरिज, चूंकि उस समय चाइल्ड मैरिज का प्रचलन था, बाल विवाह का, लोगों की शादी बहुत कम उम्र में होती थी। उस समय की सामाजिक मान्यता के अनुसार 8 वर्ष से कम उम्र में ही लड़की की शादी करनी होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि 8 वर्ष से कम उम्र में अगर लड़कियों की शादी होगी तो उसके पास बहुत लंबा मैरिड लाइफ होता था। मेडिकल फैसिलिटीज का अवेलेबिलिटी सफिशिएंटली नहीं था, जिसके चलते उसके हस्बैंड का किसी भी प्रकार से किसी एक्सीडेंट इत्यादि में मरना एक पॉसिबिलिटी रहती थी। और उस परिस्थिति में उसको या तो सती प्रैक्टिस का सामना करना पड़ता था विडो को, और नहीं तो फिर उसको होल लाइफ विडोहुड में रहना पड़ता था, एक विधवा की जिंदगी व्यतीत करना पड़ता था। और विधवाओं के प्रति समाज का जो रवैया था वो काफी अपमानजनक था, विधवाओं को कलंक समझा जाता था। इसके खिलाफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लोगों ने मूवमेंट चलाया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने न सिर्फ विडो रीमैरिज का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कर दी। और इस तरह से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सार्थक विडो रीमैरिज के लिए एक सार्थक पहल किया था। नेशनल मूवमेंट के मैटर को भी इस समय प्रिंट के माध्यम से पॉपुलराइज किया जा रहा था। कॉलोनियल रूल के जो डिफेक्ट्स थे उसको प्रिंट के माध्यम से पॉपुलराइज किया जा रहा था। कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज, उसके डिफेक्ट्स इत्यादि भी बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल इत्यादि के माध्यम से लोगों तक इस समय फैल रहे थे। Some of them offered household and fashion lessons to women, brought entertainment through short stories and serialized novels. कई विमेन इस समय प्रिंटेड मटेरियल का यूज करती थी इंटरटेनमेंट के लिए, खास करके नॉवेल्स। जितना भी इस काल में प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल था मार्केट में, उसमें नॉवेल सबसे ज्यादा डिमांडेड था। सबसे ज्यादा लोग नॉवेल्स पढ़ते थे इस काल में, और औरतें भी नॉवेल पढ़ती थी। साथ ही साथ नॉवेल्स में बाद में सीरियल के रूप में नॉवेल भी छपना शुरू हो गया, उसको भी औरतें पढ़ती थी, क्योंकि यही इस समय का इंटरटेनमेंट का सबसे मेन सोर्स था। पंजाब में एक folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chadha published the fast-selling स्त्री धर्म विचार। राम चड्ढा ने स्त्री धर्म विचार को पब्लिश कराया अर्ली 20th सेंचुरी में, टू टीच वीमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। स्त्री धर्म विचार यानी स्त्री का क्या धर्म है, स्त्री जो है किस प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए, पति के प्रति किस प्रकार से
आज्ञाकारी होनी चाहिए, पति का, सास ससुर का किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख इस बुक में स्त्री धर्म विचार में राम चड्ढा ने किया था। और यह बुक औरतों के लिए लिखा गया ताकि औरतें ओबीडियंट वाइफ बन सके, अपने पतियों के प्रति आज्ञाकारी बन सके। क्योंकि बुक्स का जैसे जैसे प्रचार हो रहा था, प्रिंटेड मटेरियल जैसे जैसे आ रहे थे, वेस्टर्न कल्चर का जैसे जैसे प्रचार हो रहा था, नॉवेल्स इत्यादि के चलते स्त्रियों में कुछ विकृति भी आ रही थी। रोमांटिक स्टोरीज इत्यादि पढ़ने के बाद स्त्रियों के ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट हो रहा था, और इस कारण से स्त्री धर्म विचार को लिखा गया ताकि स्त्रियां अपने पति के प्रति पूरी तौर पर वफादार रहे। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विथ अ सिमिलर मैसेज। इसी समय सिखों में खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी बुकलेट वगैरह छोटे छोटे पतले पतले बुक वगैरह पब्लिश किए, और इसमें भी यही मैसेज दिया गया कि स्त्रियों को किस प्रकार अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष को भूल करके भी नहीं देखना चाहिए। Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman. तो एक अच्छी औरत कौन है, एक अच्छी औरत किसको कहा जाता है, ये सब बतलाया जाता था खालसा ट्रैक्ट के द्वारा जो बुकलेट पब्लिश किया गया था। इसके माध्यम से भी यही सब विचार राम चड्ढा के द्वारा पब्लिश किए गए स्त्री धर्म विचार में भी थे। यानी औरतों को एक बढ़िया बेटी और शादी होने के बाद एक बढ़िया पत्नी कैसे बना जाए, ये सभी बातें बतलाई जाती थी बुक्स के माध्यम से। सेंट्रल बंगाल में बाटला एक प्रिंटिंग हब बन गया, कलकत्ता में, सेंट्रल कलकत्ता में बटाला एक प्रिंटिंग हब बन गया। यहां डिफरेंट टाइप के चीप एडिशंस के बुक प्रिंट होते हैं, रिलीजियस ट्रैक्ट्स, स्क्रिप्चर्स, और इसके साथ ही साथ लिटरेचर के डिफरेंट टाइप के बुक इत्यादि पब्लिश होते हैं। और यहां इतने तादाद में बुक्स का पब्लिकेशन होता है कि यहां से सस्ते और डिफरेंट टाइप्स के बुक देश के विभिन्न भागों में लोग ले जाते हैं। बुक्स को पेडलर्स, हॉकर्स गली गली में ले जाकर के बेचते हैं। तो पेडलर्स एंड बाटला पब्लिकेशंस टू होम्स इनेबलिंग वीमेन टू रीड देम इन देयर लीजर टाइम। और इस प्रकार से सस्ते बुक के अवेलेबल होने से वीमेन के लिए एक अच्छा मौका हो गया कि वो ये सब बुक पढ़ करके आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, अपना इंटरटेनमेंट कर सकें। जो औरतें घरों में कैद रहती थी वो बुक वगैरह पढ़ करके अपना इंटरटेनमेंट कर सकती थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। पुअर पीपल जो थे, गरीब लोग जो थे, उनके जीवन में भी प्रिंट ने एक ग्रेट चेंज लाया, क्योंकि वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स इन 19th सेंचुरी। और चीप बुक्स को गरीब लोग, मजदूर लोग भी खरीद करके पढ़ने लगे। जो लिटरेट थे, जो नहीं लिटरेट थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, वे दूसरे लोगों से का पढ़ा हुआ चीज सुनते थे। एक व्यक्ति पढ़ता था, कई लोग सुनते थे। मद्रास टाउन्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स अलाउइंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट्स टू बाय देम। तो प्रमुख
चौक चौराहे इत्यादि पर सस्ते बुक बिकते थे 19वीं सेंचुरी में, और उसको गरीब लोग भी खरीदते थे। गरीब लोगों के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज का भी निर्माण किया गया अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी 1900 एडी के बाद। जिन लोगों को बुक्स खरीदने का पैसा नहीं था, वे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप्स के बुक्स पाए जाते थे, और लाइब्रेरी ज्यादातर शहरों में, टाउन इत्यादि में लोकेटेड होते थे। टाइम्स इन प्रोस्पेरस विलेजेस, कभी कभी गांव में भी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाती थी। गवर्नमेंट लाइब्रेरी के साथ साथ प्राइवेट लाइब्रेरी भी खुलने लगे थे। फॉर रिच लोकल पैट्रॉन्स, सेटिंग अप अ लाइब्रेरी वॉज अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज। इस समय प्रिंट कल्चर के कारण, प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद लाइब्रेरी सेटअप करना एक बड़ा परोपकारी कार्य, यानी एन एक्ट ऑफ पीपल बेनिवोलेंस का कार्य समझा जाता था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत कास्ट सिस्टम का विरोध किया गया, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी लोगों को कंसस करने के लिए बुक्स का सहारा लिया जाता था। बुक्स में कास्ट सिस्टम के खिलाफ बातें लिखी जाती थी, जिसके अंतर्गत ज्योतिबा फूले, द मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, wrote about the injustices of the caste system in his गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक बुक 1871 में लिखा, और इसके माध्यम से उन्होंने लो कास्ट, निम्न कास्ट के लोगों के प्रति किए जाने वाले अन्याय यानी इनजस्टिस का बखान किया और विरोध किया, और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जिन अदर रिफॉर्मर्स ने प्रिंट का उपयोग किया सोशल रिफॉर्म के लिए, कास्ट सिस्टम का विरोध करने के लिए, उसके अंतर्गत भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में, ईवी रामास्वामी नायकर मद्रास में इंपॉर्टेंट थे। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कई कास्ट सिस्टम का खिलाफत करने के लिए कई आर्टिकल्स लिखे। तो पावरफुली ऑन कास्ट एंड देयर राइटिंग्स वर रीड बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब जो अंबेडकर थे या ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, इनके कास्ट सिस्टम का विरोध करने के लिए जो बुक्स इन लोगों ने लिखा, तो ये काफी पॉपुलर हुए, और पूरे भारत भर में इन बुक्स को लोग पढ़ते थे। यानी कास्ट सिस्टम का विरोध करने का एक प्रमुख हथियार बन गया बुक्स। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स आल्सो क्रिएटेड a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisaging a new and just future। तो इस तरह से इस समय विभिन्न प्रकार के लोग प्रिंट का सहारा ले रहे थे। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट के द्वारा भी प्रिंट का सहारा लेकर के अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। तो पॉपुलर जर्नल की सहायता से, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से और बुकलेट इत्यादि के माध्यम से, बुक्स लिख करके पॉपुलर मूवमेंट्स, लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स अपने अपने कार्यों को कर रहे थे।
वर्कर्स फैक्ट्रीज में जो थे वो अपने काम को पूरा करने के बाद वक्त निकाल करके जरूर पढ़ते थे, बुक्स को पढ़ते थे। जिनके पास खुद खरीदने का पैसा नहीं था वे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ लेते थे। लैक द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वेर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन। जो वर्कर खुद नहीं पढ़े लिखे होते थे, पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता था, दूसरों से पढ़वा करके बुक सुनते थे। तो इसके अंतर्गत काशी बाबा आ कानपुर मिल वर्कर, काशी बाबा नाम का एक कानपुर में मिल वर्कर था, उन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल। उन्होंने एक बुक लिखा छोटे और बड़े का सवाल। ये बुक का राइटर का नाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। छोटे और बड़े का सवाल को किसने लिखा? तो काशी बाबा ने। काशी बाबा कानपुर के एक मिल वर्कर थे, उन्होंने छोटे और बड़े आदमी का सवाल लिखा था। इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक बुक लिखी थी। ये सब आपको जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में जनरल नॉलेज के रूप में पूछा जाता है और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित तौर पर पूछता है ये सब। In 1938, to show the links between caste and class exploitation, तो काशी बाबा ने छोटे और बड़े आदमी का सवाल 1938 में लिख करके जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया और क्लास एक्सप्लॉयटेशन का, किस प्रकार से अमीर लोग गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इत्यादि बातों का एक्सप्लेन किया। पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम सुदर्शन चक्र between 1935 and 1955 were brought another and published in a collection called सच्ची कविताएं। तो इस तरह से सच्ची कविताएं यानी इस समय प्रोज के फॉर्म में साथ ही साथ पोएट्री के फॉर्म में भी लोग अपनी बातों को लिखते थे। जैसा कि आपने देखा कि बड़े और छोटे और बड़े आदमी का सवाल जिसको काशी बाबा ने लिखा था प्रोज के फॉर्म में, साथ ही साथ कानपुर के एक अदर मिल वर्कर जो अपना छद्म नाम से लिखते थे सुदर्शन चक्र नाम से 1935 से 1955 के बीच, तो उन्होंने जो है सच्ची कविताएं लिखा और इसके माध्यम से उन्होंने क्लास एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि बातों का जिक्र किया था। By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. तो देखिए बंगलोर के कॉटन मिल वर्कर ने लाइब्रेरी ही सेटअप कर लिया मिल करके, ताकि वे पढ़ लिख सकें और उनको पढ़ने के लिए बुक्स मिल सके। और ऐसा उन्होंने बंबई के वर्कर पहले ऐसा कर चुके थे, उन्हीं का देखा देखी कॉपी करके इन्होंने किया। तो these were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them. तो इस समय सोशल रिफॉर्मर्स शराब के सेवन का भी विरोध कर रहे थे। वर्कर के बीच शराब का काफी अधिक प्रचार था और शराब का विरोध किया जा रहा था। इसके लिए भी प्रिंट का सहारा लिया जा रहा था शराब का विरोध करने के लिए। तो इस तरह से प्रिंट के माध्यम से लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की जाती थी। जैसे लोग थे उस टाइप का बुक लिखा जाता था। जाति प्रथा का विरोध, विमेन एजुकेशन का सपोर्ट, सती प्रैक्टिस का विरोध, विडो रीमैरिज का सपोर्ट किया जाता था, शराब का विरोध किया जाता था, शराब पीने का विरोध किया जाता था। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है
प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो जब आप देख रहे हैं कि जीवन के सभी पहलुओं के ऊपर बुक्स प्रिंटेड हो रहे थे, पब्लिश हो रहे थे, तो जो अथॉरिटी थी उसको ये नागवार गुजरता था। जो सरकार थी इस समय इंडिया के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, गवर्नमेंट के लिए यह खतरा महसूस होता था, क्योंकि बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल इत्यादि के माध्यम से सरकार के गलत कारनामों का उल्लेख किया जाता था। इससे आम लोगों में कॉन्शसनेस पैदा होता था, नेशनल मूवमेंट को इससे बढ़ावा मिलता था। इस कारण से कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट काफी परेशान रहती थी, लेकिन प्रिंट कल्चर को रोकना, प्रिंट रिवॉल्यूशन को रोकना इंडियन गवर्नमेंट के बस की चीज नहीं थी। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इसके जवाब में क्या किया कि इसने अपना प्रेस, गवर्नमेंट प्रेस इस्टेब्लिश करना शुरू किया, ताकि गवर्नमेंट का प्रेस जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में बातों को लिखे और लोगों को जागृत करे, लोगों को जानकारी दे, सरकार की अच्छाइयों की जानकारी लोगों को दे सके। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, तो फिर प्रेस का गला घोटने का भी काम सरकार ने किया। 1798 में द कॉलोनियल स्टेट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी was not too concerned with censorship. Strangely, in early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India. तो अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर were directed against Englishmen in India. आरंभ में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी वो प्रिंट कल्चर के प्रति भयभीत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब प्रिंट में नेशनल मूवमेंट की बातों को लाया जाने लगा, जब ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जाने लगा, तब ब्रिटिश सरकार का एटीट्यूड प्रिंट कल्चर के प्रति निगेटिव हो गया। तो वेर क्रिटिकल ऑफ कंपनी मिसरूल एंड हैट्रेड द एक्शंस ऑफ पार्टिकुलर कंपनी ऑफिशियल्स। प्रारंभ में सरकार का ध्यान ऐसे अंग्रेजों के प्रति था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के ही विरोधी थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के गलत कारनामों से नाखुश रहते थे। तो प्रारंभ में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ऐसे अंग्रेजों से सिर्फ उनको नफरत थी और उनके खिलाफ वो स्टेप लेते थे। कंपनी वाज worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन ऑफिशियल्स का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन एक्शंस का इंडिया में अंग्रेज विरोध करते थे, उससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी वो डरती थी। उनको लगता था कि ये बातें फैल करके इंग्लैंड चली जाएगी, तो इंग्लैंड में जो अपोजिशन पार्टीज है वो हम लोग के खिलाफ हो जाएगी, और अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ में, खिलाफत के कारण से हम लोग को मुसीबत आ जाएगी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होने से इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी इंडिया में डरती थी। 1820s में जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम एंड द कंपनी बिगैन इनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स तो दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। तो जैसा कि आपको बतलाया कि गवर्नमेंट ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट ने ही कई प्रेस को एस्टैब्लिश किया, सरकार का गुण का बखान करने के लिए, सरकार के अच्छे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने के लिए प्रेस का निर्माण किया गया था। लेकिन इस बीच 1820s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था रेगुलेशन, और इसके माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसे लोगों के खिलाफ था जो इंग्लिश मैन थे और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की आलोचना करते चलते थे। in 1835 faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press laws। तो इस प्रकार से 1835 में न्यूज़पेपर के ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर गिल्ड ने गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से आग्रह किया था कि जो प्रेस के खिलाफ लॉ है उसको खत्म किया जाए। और तब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो एक बहुत बड़े सुधारवादी शासक थे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था रिवाइज करने का। थॉमस मैकाले, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms। और लॉर्ड मैकाले जो है एक कंपनी ऑफिशियल थे, बाद में इंग्लैंड के शिक्षा मंत्री भी हुए थे, तो उन्होंने न्यू रूल्स इस्टेब्लिश किया और इसके माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करने की कोशिश की। लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। 1857 के रिवोल्ट के बाद सरकार प्रेस को जिम्मेवार मानती थी। सरकार का मानना था कि प्रेस विद्रोही भावनाएं जनता में भड़का रही है, जिसका परिणाम था कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। और इंग्लिश लोग इंडिया में थे, उन लोगों का भी एक तबका था जो प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाने की मांग कर रहा था। Enraged Englishmen demanded a clampdown on the native press। अंग्रेजों ने भी डिमांड किया था कि इंडिया का जो नेटिव प्रेस है, वर्नाकुलर प्रेस है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और इसका परिणाम हुआ कि लॉर्ड लिटन जिस समय इंडिया के वायसराय थे, उस समय उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके वर्नाकुलर प्रेस यानी रीजनल प्रेस यानी तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम इत्यादि में, बंगाली इत्यादि में जो प्रेस थे, न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन, पीरियोडिकल इत्यादि छपते थे, उसकी स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया था। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम असर्टिवली नेशनलिस्ट, क्योंकि ये वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे वो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वो ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफत कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर रहे थे, भारत की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे। द colonial government began debating measures of stringent control। In 1878, the Vernacular Press Act was passed, modeled on the Irish press laws। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस थे, जो रीजनल प्रेस थे, लोकल प्रेस थे, उसकी स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक कठोर लॉ था, ये आयरिश प्रेस लॉ के आधार पर बनाया गया था। और इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से वर्नाकुलर प्रेस में यानी रीजनल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स इत्यादि में जो बातें सरकार के द्वारा लिखी जाती थी, उन बातों को सेंसर करने का सरकार को अधिकार मिल गया था। अब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज न्यूज़पेपर में नहीं छप सकता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद से। और गवर्नमेंट हमेशा प्रेस के ऊपर माइन्यूटली नजर रखती थी। When a report was judged as seditious, जब भी कभी कोई भी रिपोर्ट सेडिशस यानी देशद्रोही टाइप का, राजद्रोही टाइप का ये समझा जाता था, तो न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड, उस न्यूज़पेपर को चेतावनी दी जाती थी। और अगर वार्निंग को भी इग्नोर किया जाता था तो प्रेस को सीज कर लिया जाता था और
जो प्रिंटिंग मशीन वगैरह है उसको भी कन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया जाता था। लेकिन इसके बाद भी इन तमाम दमनात्मक उपायों के बावजूद, रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद न्यूज़पेपर्स जो है डेवलप होते गए इंडिया में, लगातार पब्लिश होते गए, उनकी संख्या बढ़ती चली गई इंडिया में, और कॉलोनियल रूल के मिसरूल यानी उनके डिफेक्ट्स इत्यादि को उजागर करने का काम करते रहे, और नेशनल मूवमेंट को इंकरेज करने का कार्य वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा जारी रहा। Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest, और इस प्रकार से जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था उसका गला घोटने का, जो प्रेस की स्वतंत्रता था उसका गला घोटने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और इस प्रकार से एक नए दौर प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटने से जगह जगह वायलेंट इंसिडेंट होने लगा, और इस तरह से वायलेंस और काउंटर वायलेंस, हिंसा प्रति हिंसा की एक नई प्रवृत्ति भारत में प्रारंभ हो गई। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his Kesari. 1907 में पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज को डिपोर्ट किया गया था, तो तिलक ने उनके प्रति सहानुभूति का भाव प्रदर्शित किया था अपने केसरी नामक पब्लिकेशन के माध्यम से, और जिसका नतीजा हुआ कि उनको 8 वर्ष की सश्रम कारावास दे दी गई थी 1908 में। जिसका कि पूरे देश भर में काफी विरोध हुआ था। कहने का मतलब है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन का काफी प्रभाव पड़ा इंडिया में, और प्रिंट ने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को काफी इनकरेज किया। यद्यपि टाइम टू टाइम सरकार ने प्रेस की गला घोटने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत सार्थक उसको परिणाम नहीं मिला, और प्रेस के द्वारा भारत के लोगों को जागृत करने का प्रयास बिल्कुल जारी रहा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 5th चैप्टर। थैंक यू।